Hello students, I am Hassan Khalid and I warmly welcome you on this channel of knowledge, Gate of Knowledge, and here we are with a new lecture of Anatomy and Physiology. आज हम पढ़ेंगे जी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और इसका दूसरा हिस्सा फिजियोलॉजी पर बात करेंगे क्योंकि हमने पहले 2 या 3 लेक्चर्स में एनाटॉमी पर अच्छी खासी बात की थी। अब हम ज़रा बेसिक्स पर बात करेंगे फिजियोलॉजी की। इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी। डेफिनेशन, सबसे पहले बात करते हैं जी डेफिनेशन पर। स्टडी द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स पार्ट्स। अब फिजियोलॉजी में हम किसी भी लिविंग का मतलब है जानदार, किसी भी जानदार ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि वो काम कैसे करता है। ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। अब ये जो लफ्ज़ है इसका माखज़ ग्रीक ज़ुबान लैंग्वेज है। फिजिक्स मतलब होता है नेचर एंड लोगोस होता है टू स्टडी, मतलब नेचर को स्टडी करना कि सामने नज़र आने वाली चीज़ अगर काम कर रही है तो कैसे काम कर रही है। जैसे आप अगर बाइक को चलते हुए देखते हैं तो आप में ये तजस्सुस पैदा होता है कि बाइक आखिर काम कैसे करती है, चलती कैसे है, उसमें पेट्रोल डलता है तो पेट्रोल कंज्यूम कैसे होता है, उसके गियर्स कैसे लगते हैं, ब्रेक कैसे काम करता है। तो इन सब को इसी तरह इंसानी जिस्म या इंसानी अज़ा किस तरह काम करते हैं, या जितने भी जानदार हैं उनका सिस्टम किस तरह काम करता है और किस तरह के सिस्टम्स उनमें होते हैं, उसे हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ बॉडी वर्क्स। वही बात जो हमने अभी की थोड़ी देर पहले कि इसमें हम पढ़ते हैं कि जिस्म काम कैसे करता है, जो डिफरेंट जिस तरह नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये काम कैसे करते हैं, काम होता कैसे है, सिस्टम वर्क कैसे करता है, मशीनरी चलती कैसे है। अब सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू, अब इसे सब डिवाइड किया गया है। पहले तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या प्लांट और एनिमल्स, या तो हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे या एनिमल्स को करेंगे, दोनों को सेपरेटली स्टडी किया जाता है ना, दोनों की फिजियोलॉजी को। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, फिर इसे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी स्टडी किया जाता है जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक से शुरू करते हैं, एटम होता है, फिर मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर लेवल, फिर सेलुलर लेवल, सेलुलर के बाद आ जाएगा जी ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर स्टडी करना फिजियोलॉजी को। फिर सिस्टमेटिक फंक्शन को स्टडी करना, मतलब जैसे हम कहते हैं जी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इन्हें इंडिविजुअली स्टडी करना जो है वो हम सिस्टमेटिक वे में, या एक मखसूस सिस्टम को स्टडी करना फिजियोलॉजी में एक जो है डिवीज़न ये है। जैसे एग्जांपल के तौर पर न्यूरोफिजियोलॉजी है। सेल क्या चीज़ होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चरल साख्त एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और जिस्म का काम करने वाला हिस्सा, बुनियादी काम करने वाला हिस्सा ना, साख्त। जिस तरह आप देखेंगे कोई इमारत आप देखें तो उसका बुनियादी जुज़्व कौन सा होता है? उसकी ईंट। तो वो ईंट जिससे हमारा जिस्म बना हुआ है उसे कहते हैं सेल। अब सेल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियस। 2 हिस्से होते हैं ना, आगे पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, न्यूक्लियस क्या चीज़ है। इसकी टाइप्स में आ जाएं जी, सेल की टाइप्स होती हैं फिर नर्व सेल्स, मसल सेल्स, कनेक्टिव सेल्स, ब्लड सेल्स, इम्यून सेल्स। सेल कंपोजिशन। अब सेल जो है बुनियादी 5 अनासर से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन्स। फिर इसमें आ जाता है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, वो सारी बहस। फिर प्रोटीन से मिलकर बना है। उसके बाद लिपिड्स भी हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं इसमें। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज़ हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब इन्हें पोलर सॉल्वेंट में हल किया जाए तो ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सोल्यूशन बना दें।
मतलब इसे आसान जुबान में समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट तब्दील हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी के साथ सॉल्यूशन में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती है। फिर सेल का सबसे मेजर हिस्सा होता है वाटर, जो 65% से 80% तक हो सकता है। अब जी ऑर्गेनेल्स। अब सेल जो है, जैसे हमने कहा कि हमारे जिस्म का बुनियादी और साख्तियाती हिस्सा और काम करने वाला फंक्शनल यूनिट कहा था ना हमने, स्ट्रक्चरल भी कहा और फिर हमने कहा कि ये फंक्शनल यूनिट भी है। तो फंक्शन कैसे करता है, तो इसके अंदर भी मशीनरी है जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मुख्तलिफ मशीनरियाँ हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा साइटोप्लाज्म, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ सेल होती है, मतलब सबसे बाहर वाला हिस्सा। जैसे एक मकान देखें ना आप, तो उसकी सबसे बाहर वाली, एक तो गेट हो गया उसका, दूसरा उसकी बाहर वाली दीवार जो होती है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। इसी तरह हमारे जिस्म के जो सेल होता है, सेल की सबसे बाहर वाली दीवार जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। इसी तरह प्लांट जो होते हैं, प्लांट में सबसे बाहर वाला हिस्सा जो है, बाहर वाली दीवार जो है वो सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली दीवार सेल मेम्ब्रेन है और ये 8 से 10 नैनोमीटर्स थिक होती है। स्ट्रक्चर, साख्त किस तरह की होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। फिर मतलब ऊपर और नीचे दोनों लिपिड्स की लेयर हैं और इनके अंदर प्रोटीन जो है वो भरा हुआ है। मतलब जैसे आप सैंडविच अगर आपने खाया हो ना कभी, तो सैंडविच का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे आप लिपिड समझ लें और नीचे वाला स्लाइस भी लिपिड समझ लें, तो सैंडविच के अंदर जो कुछ आपने लगाया हुआ है वो प्रोटीन है। फिर इसके दो जो हैं वो स्ट्रक्चर्स स्टडी किए जाते हैं। एक तो लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर, दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये है कि लिपिड जो हैं वो किसी समंदर की तरह हैं, ठीक है ना, समंदर की तरह, और जो प्रोटीन्स हैं वो इम्बेडेड हैं उसके अंदर, कहीं कहीं तैर रहे हैं। तो ये दो बातें जो हैं पाई जाती हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिहाज से। अब ये काम क्या करती है, पैसेज ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड। सबसे पहले तो ये वो हिस्सा है जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अंदर भी लेके जाता है, सेल के अंदर जाने की इजाज़त देता है। फिर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें सेल से बाहर भी लेकर आता है, बाहर जाने की इजाज़त भी सेल मेम्ब्रेन देती है। दूसरा प्रोटेक्ट ऑर्गेनेल्स, फिर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स काम कर रही हैं उन्हें प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ भी मुहैया करती है सेल मेम्ब्रेन। फिर कार्बोहाइड्रेट्स इन इट आर इम्पोर्टेंट फॉर बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स। फिर इसके अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट बड़े अहम हैं हार्मोन को बाइंड करने के लिए, हार्मोन्स की बाइंडिंग के लिए। इसमें एक मशहूर हार्मोन है इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम तो आपको पता होगा। इंसुलिन जो है वो जिस्म में, खून में ग्लूकोज लेवल को इनहिबिट करती है। जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल एक ज़रूरत से ज़्यादा, एक मुकर्ररा हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो जिस्म इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। फिर इंसुलिन हार्मोन जो है वो उसे इनहिबिट कर देता है। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में दो तरह के, एक ऑर्गेनेल्स होती हैं, दूसरा साइटोसोल होता है। साइटोसोल फ्लूइड को कहते हैं। वो फ्लूइड प्लस ऑर्गेनेल्स मिलकर साइटोप्लाज्म कहलाती हैं। डेफिनेशन, सराउंड्स न्यूक्लियस एंड नियर टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है, और साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब जिसमें हम न्यूक्लियस को भी शामिल कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के साथ, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे। दूसरे इसके जोन्स, अब इसके दो जोन्स हैं, एक है एक्टोप्लाज्म, दूसरा है एंडोप्लाज्म।
एक्टोप्लाज्म है नियर टू सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन मैंने क्या बताया था, सबसे बाहर वाली दीवार है। तो बाहर वाली दीवार के साथ का जो हिस्सा होगा वो एक्टोप्लाज्म कहलाएगा। और न्यूक्लियस के साथ जो हिस्सा, क्योंकि न्यूक्लियर जो होता है वो सेल का बिल्कुल सेंट्रल हिस्सा है, तो सेंट्रल हिस्से के साथ सेंट्रल जो पॉइंट है उसका साथ वाला जितना एरिया होगा, हिस्सा होगा, उसे हम कहेंगे ये उसका एंडोप्लाज्म है। अब उसमें जो है वो फ्लूइड भी पाया जाता है। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड 90% वाटर है जिसमें ज़रूरी फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, अब दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। ये साइटोसोल के दो टाइप्स हैं। पहला वो जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस हों, उसे ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। और फिर दूसरा वो जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स हों, उसे कहते हैं कॉलोइडल सोल्यूशन। फंक्शन, साइटोप्लाज्म काम क्या करता है, पहले तो स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स। साइटोप्लाज्म वाइटल केमिकल्स का स्टोर हाउस है। इसमें जो है वो अहम जो केमिकल्स होते हैं उन्हें जमा करके रखा जाता है ज़रूरत के लिए। साइट फॉर ग्लाइकोलाइसिस, हाँ, और सबसे अहम बात, ये ग्लाइकोलाइसिस इस जगह पर होती है साइटोप्लाज्म में। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज़ है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का पहला स्टेप है। और ग्लूकोज को तोड़कर हम एनर्जी हासिल करते हैं, और ये सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक करके उससे एनर्जी हासिल की जाती है। अब ये जी हैं डायाग्राम्स प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। अब देख रहे हैं आप, ये है प्लांट सेल, और इसके बाहर वाली जो मोटी तय है ये इसका इसकी सेल वॉल है, और फिर इसके अंदर वाली ये जो बारीक तय है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और फिर ये जो फ्लूइड है, ये इसी तरह इसके अंदर ये जो फ्लूइड है ये इसका साइटोप्लाज्म है। इसमें हमने कहा था ना कि इसमें ऑर्गेनेलीज प्लस ये वाला जो फ्लूइड है इसे हम कहेंगे कि वो क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये अंदर वाला जो फ्लूइड है, ये वाला नीला और ये वाला ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है, इसे अकेले को साइटोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोसोल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सीरीज ऑफ ट्यूब्यूलर पोर्शन मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी। अब क्या होता है सेल में, इस तरह के, ये देख रहे हैं डायग्राम, ये ट्यूब्यूलर टाइप स्ट्रक्चर्स की एक सीरीज होती है जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, और ये सिस्टर्नी मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ग्रैन्यूल्स लगे होते हैं, मतलब छोटे छोटे हिस्से लगे होते हैं जैसे बीड्स, और उन बीड्स का नाम होता है राइबोसोम्स। दूसरे होते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट टू एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन। अब ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन की तरफ इसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, डिटॉक्सिफिकेशन लीवर का काम सर अंजाम देता है। दूसरा लार्ज अमाउंट इन लिवर, और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बड़ा हाथ होता है। फिर हैं राइबोसोम्स, इस पे हमने बात की थी ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स लगे होते हैं, वो ये हैं राइबोसोम। इस तरह के राइबोसोम्स होते हैं, और ये बड़ी अहम फैक्ट्री है, फैक्ट्री कह लें आप इसे, कि ये बड़ी अहम फैक्ट्री मशीन है। टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब इसे प्रोटेक्ट करने वाली बैरूनी दीवार कोई नहीं है। मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, फिर ये किससे बने हुए हैं, प्रोटीन और आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने हुए हैं और प्रोटीन से। फिर इसके दो सब यूनिट होते हैं, ये ऊपर वाला सब यूनिट, एक ये स्मॉल सब यूनिट नीचे वाला, और ये आपस में मैग्नीशियम आयन की मदद से जुड़े होते हैं। अब या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़े हुए मिलेंगे, या ये साइटोसोल में फ्रीली मूविंग मिलेंगे आपको। अब इसका करते क्या है, ये सबसे पहले तो ये प्रोटीन बनाते हैं। किस तरह से, दो तरीकों से। पहला तरीका ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें मैसेंजर आरएनए डीएनए से उसका एक टेम्पलेट ले लेता है, मतलब कोडिंग ले लेता है, इंस्ट्रक्शंस ले लेता है, और फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है किस जगह पर, राइबोसोमल आरएनए में। ठीक है, मैसेंजर आरएनए इंस्ट्रक्शंस देता है,
जिसे आप ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, जैसे ब्लूप्रिंट होता है किसी मशीन का, बिल्कुल इसी तरह मैसेंजर आरएनए भी एक ब्लूप्रिंट है। तो ट्रांसफ़र आरएनए ज़रूरी सामान मुहैया करता है, मैसेंजर आरएनए मेन्यू बताता है, इंस्ट्रक्शंस बताता है, और राइबोसोमल आरएनए उसे जोड़ता है। इस तरह ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है। गोल्जी apparatus, स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अब होता क्या है कि जिस तरह आपने बोरियां देखी होंगी ना, कनक की बोरियां, वीट आटे फ्लोर की बोरियां, एक के ऊपर दूसरी पड़ी होती है, बिल्कुल इसी तरह साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर है जिसमें बोरियों के ऊपर बोरियां पड़ी होती है ना, और एक बोरी को सिस्टर्नी कहते हैं, उन बोरियों को सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी एंड एसोसिएटेड वेजिकल्स। फिर ये इस तरह के जो वेजिकल्स होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और सबसे पहले ये दरियाफ्त किया था कमीलो गोल्जी, एक साइंटिस्ट थे कमीलो गोल्जी, फिर उनके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। Cisterns take from by fusion of vesicle derived by budding of SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बडिंग की वजह से वेजिकल के फ्यूज होने से सिस्टर्नी जो है एक दूसरे के ऊपर स्टेक हो जाते हैं, जैसे बोरियां एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती हैं। फार्मिंग फेज, अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है फार्मिंग फेज और एक होता है मैच्योरिंग फेज। फार्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज, फार्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। फार्मिंग फेज आउटर कन्वेक्स और मैच्योरिंग फेज होता है इनर कन्वेक्स। एक तरफ से जो है वो वेजिक जो मटेरियल आता है इसके अंदर प्रोसेस होता है, और दूसरे तरफ से वेजिकल्स में इनक्लोज्ड होकर स्टोर होने के लिए भेज दिया जाता है, या जिस जगह पर उसकी ज़रूरत हो वहाँ भेज दिया जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। फंक्शंस, मॉडिफाई प्रोटीन एंड लिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करके। फिर लाइजोसोम्स बनाते हैं, फिर सेक्रीशंस बनाते हैं, और मॉडिफाई एन ओलिगोसैकेराइड्स, एन ओलिगोसैकेराइड्स को भी मॉडिफाई करते हैं, फिर लाइजोसोम्स भी बनाते हैं, और ज़रूरी सेक्रीशंस और प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह किसी शहर में एक बिजली घर होता है, बिल्कुल सेम एक सेल में का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया है जो बिजली बनाता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब खुद रेप्लिकेट हो सकता है, और सिंथेसाइज एटीपी। अब इसमें बिजली किस सूरत में बनती है, एटीपी की सूरत में। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में बिजली बनती है, एनर्जी बनती है। कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, जैसे कि मैंने बताया कि ये पावर हाउस है जिसमें एनर्जी बनती है, और किस सूरत में, एटीपी के। टू मेम्ब्रेन्स लिपिड बाई लेयर, आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें, फिर इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन में F1 पार्टिकल्स होते हैं 0.5 to 1 माइक्रोमीटर वाइड और 10 माइक्रोमीटर लेंथ में हो सकती है। मोटाइल होती है, एलोंगेटेड शेप लाइक सिगार, सिंगल एंड ब्रांच, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये शेप जो है ना मोटाइल होती है, मूव कर सकती है, कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर जो है इसकी शेप सिगार टाइप है, जिस तरह सिगार होती है। कंपोजिशन, प्रोटीन और लिपिड लो क्वांटिटी में और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए और आरएनए से मिलकर बनी हुई है। फंक्शन, पायरविक एसिड, फिर अमाइनो एसिड बनाता है, फिर एसिड से एसिटाइल कोए, फिर उससे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूक्लियस, सबसे अहम हिस्सा सेल का, वैसे सभी अहम है लेकिन ये सब में सबकत ले जाता है काम के सिलसिले में। अगर हम बात करें तो जिस तरह हमारे जिस्म में कंट्रोलिंग हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि ब्रेन है, जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल का कंट्रोलिंग हिस्सा न्यूक्लियस है। स्फेरिकल शेप में होता है और 4 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर में हो सकता है। इसका हाफ कर लें तो ये इसका डायमीटर होगा, और अगर इसका और उसका भी हाफ कर लें तो वो उसका रेडियस होगा। मेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसके ऊपर वाली तय जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। फिर इसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है, जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है इसी तरह इसमें प्लाज्मा होता है, फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियर प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स और उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है।
कंपोजिशन 80% H2O है, 20% ड्राई वेट इन विच DNA, 18% 2% RNA, मतलब 18% DNA है इसमें, 2% RNA और 80% इसमें भी पानी होता है। फंक्शंस कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर RNA, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है मैसेंजर RNA की मदद से, जो कि DNA से क्या लेकर आया, ब्लूप्रिंट्स। कंट्रोल हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफ़र, फिर वरासती मटेरियल जो है उसे उसकी तरसील में इसका अहम काम है। फिर कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। और कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, तो इसी वजह से इसे कहते हैं कि ये है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और इस सिलसिले में अगर कोई भी बात समझ ना आई, कोई टर्म समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ईमेल भी दिया गया है, इस ईमेल पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को दूर किया जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।